नमस्कार। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। वो मार्केट वेटरन हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, मिस्टर विजय केडिया, एमडी केडिया सिक्योरिटीज के। संवत 2079 काफी अच्छा रहा। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। और संवत 2080 से क्या उम्मीदें हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून विजय सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। विजय सर, आपको सब सुनना चाहते हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि जैसा संवत 2079 रहा, वैसे उससे बेहतर 2080 हो सकता है? ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, जरूर हो सकता है। आशा तो यही करनी चाहिए कि ऐसे हो सकता है। और 79 समझिए, जो भी लास्ट संवत जो भी गया है उसमें कई उतार चढ़ाव आए, कई युद्ध हुए, कई तरह के स्लो डाउन और रिसेशन और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, सारी चीजों ने देखकर भी मार्केट एक नए हाई के आसपास है पूरी दुनिया के अंदर में, ज्यादातर दुनिया जी। के इंडेक्स के अंदर में। और आगे अब इंडिया का भी इलेक्शन आने वाला है, समझिए आगे स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी फिर कुछ लोग बातें करते हैं कि शायद वापस जो रिसेशन आने वाला है बाहर की कंट्री में, वो शायद 2024 में आएगा यहाँ पे। तो मेरे को ये लग रहा है कि जो इतना सिंपल जो पैसा कमाने का जो लास्ट ईयर गया, जी। शायद अगले साल इतना सिंपल ना हो। और ओके। मेरे को लगता मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्टिव होएगा। पहले तो कुछ भी ले लो, जो भी ले लो, बढ़ जाते थे या हो जाता था, और आपने देखा राइट। होगा रिएक्शन भी अच्छा खासा आया मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मेरे को जी। लगता है अगले अगले साल आने वाला साल भी अच्छा होगा। लेकिन शायद इतना अच्छा हो ये मालूम नहीं, और सिलेक्टिव जरूर होगा, ये ऐसा लगता है मेरे जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी है विवेक मित्तल, जो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। विवेक, यू कैन आस्क। थैंक यू सर फॉर प्रीशियस टाइम सर। मैं आपके पोर्टफोलियो को देख रहा था कि कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या शानदार सर्ज देखने के लिए मिला है सर। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इस तरह के पैंडेमिक और इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं उसके बाद आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या वास्तविकता है और यह दाग अच्छे हैं सर? नहीं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरी सिंपल एकमात्र स्ट्रेटेजी ये है कि हर हालत में टिके रहो मार्केट के अंदर में। क्योंकि मैंने भी मेरी जिंदगी के अंदर में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसी त्रासदी, ऐसी क्राइसिस देखी है, लेकिन उनमें मैं कभी भी मेरे शेयर्स को मैंने बेचा नहीं हूं। तो ये इंडियन इकोनॉमी अपनी एक कहानी बता रही है। आप अगर आप इतिहास देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ये बता रही है कि जब जब ये दबाई गई है एक्सटर्नल फैक्टर से या इंटरनल फैक्टर से, उसके बाद में दूनी रफ्तार से इसने प्रोग्रेस किया है। तो शेयर बाजार जो है ये इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो शेयर बाजार का रिफ्लेक्शन है, माने अल्टीमेटली वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। तो इस बोल के इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है। इकोनॉमी ने जोर शोर से वापस कम बैक किया, इसलिए स्टॉक मार्केट ने कम बैक किया, इस बोलकर मेरा ये शेयर रहा। मेरे शेयर थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्म किए। और मेरा एक कोट भी है कि सर, जो आदमी इस दुनिया में जो शेयर बाजार में पैसा आप तभी कमाता जब आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई आदमी बड़ा वेल्थ नहीं कमाता है। पैसा कमा सकता है लेकिन बड़ी वेल्थ कमाई नहीं होती है। वो तभी होती है जब आप क्राइसिस में इन्वेस्ट करते हो या बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो ये फर्दर ये प्रूव हुआ है कोविड के बाद में कि जो लोगों की जो भी पैसे बड़ी वेल्थ बनी है वो क्राइसिस में इन्वेस्ट करने के कारण बनी। विजय सर, वैल्यूएशंस को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा है, हालांकि हम ये बात कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल के लिए हमारी अर्निंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन विजय, फिर ये भी सुनने को आता है कि नहीं जी, इंडियन मार्केट जो है वो काफी स्ट्रेच्ड है, वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी चिंताएं जताई जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। क्या आप मानते हैं? हो सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं शेयर बाजार की तो 5,000 6,000 शेयरों की बातें कर रहे हैं। 5,000 शेयर सबकी एक वैल्यूएशन तो नहीं है ना। सबकी वैल्यूएशन डिफरेंट डिफरेंट, सबकी वैल्यूएशन अलग अलग, सेक्टर वाइज अलग है, कंपनी वाइज अलग है, पोजीशन वाइज अलग है। तो हर सेक्टर की जो वैल्यूएशन वो अलग होती है। तो मेरे को भी ऐसे लगता है, हो सकता है कुछ सेक्टर के अंदर में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर में वैल्यूएशन ज्यादा की भी परिभाषा अलग अलग होती है मैडम। कुछ जी। हम वैल्यूएशन की परिभाषा करते हैं कि 2 साल पहले 1 साल पहले क्या वैल्यूएशन थी, आज देखो ये वैल्यूएशन हो गई है। आपको उसकी कंपनी की ग्रोथ के साथ में उसको समन्वय देखना पड़ेगा। कंपनी भी जी। कितना ग्रो की है 2 साल पहले, जो पी था, जो वैल्यूएशन थी, उसके बाद में कंपनी ने क्या ग्रो किया और अगले 2-4 सालों में क्या ग्रो करने की संभावना है। तो मार्केट का जो वैल्यूएशन होता है वो पास्ट के कारण नहीं होता है। मार्केट का वैल्यूएशन हमेशा फ्यूचर अर्निंग के कारण में होता है। तो जी। कुछ हो सकता है कुछ पॉकेट्स में यहाँ पर वैल्यूएशन ज्यादा हो, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे जहां पर वैल्यूएशन रीजनेबल है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा मार्केट में कोई चीजें बहुत सस्ती है
कि कोई जी एकदम थ्रो अवे प्राइस में मिल रही है, ऐसा तो नहीं है। मार्केट मैच्योर्ड मार्केट है ये, लेकिन जी रीजनेबल वैल्यूएशन है और फ्यूचर डिस्काउंटिंग के हिसाब से लगेगा तो ऐसे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसको आपको लगने लगे कि ये फ्रॉड है। जी विजय सर, जनरली तो आपके नाम के अनुसार ही आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, लेकिन सर कहीं कहीं पर कभी तो जो फेसेस आते हैं, जब आपको पराजय अपने पोर्टफोलियो में दिखती होगी कि लाइक लगता होगा कि उस समय पर बेच देते तो शायद प्रॉफिट अच्छा मिलता, बहुत आपकी तो वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट की। तो सर वो पीरियड कैसे फेस आउट करते हैं कि लाइक आपका कोई शेयर डबल ट्रिपल पर था और मार्केट टूटा, रन रिवर्सल आई साइकिल की और आपका शेयर उसी प्राइस पर आ गया जहां पर आपने बाय किया था या उसके आसपास आ गया? नहीं देखिए सीधी, ये मानसिक स्थिति होती है मार्केट की, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की मानसिक स्थिति है ये, कि आप किस तरह इस चीजों को देखते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी में इन चीजों से कुछ ये सीख लिया है, अनुभव से ये सीख लिया है कि मेरे को वो सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि समझो आपको दिल्ली से आगरा जाना फॉर एग्जांपल, कि समझो एक 500 किलोमीटर का एक कोई आप ट्रेन में आप बैठे हो। समझो अब 100 किलोमीटर या एक स्टेशन पे आपकी ट्रेन कभी जल्दी पहुंच जाती है, दूसरे स्टेशन पे कभी देरी से पहुंचती है, तो आप क्या गाड़ी से उतर जाओगे क्या, उस ट्रेन से उतर जाओगे क्या, दूसरी ट्रेन पकड़ लोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। अगर मेरा लक्ष्य अगर बड़ा है, और मेरा लक्ष्य अगर समझिए ऐसे लग रहा 4-5 साल का है, तो फिर मेरे को ये वो घट गया, ये बढ़ गया, या वापस उस भाव में आ गया, या डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मेरे को इन चीजों का मेरे मानसिक मानस पटल पे मेरे को इस बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, दूर का लक्ष्य है। और एक्चुअली मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ उसके अंदर में मेरा न तो कोई टाइम टारगेट रहता है, ना मेरा कोई प्राइस टारगेट रहता है कि ये डबल हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा। क्यों बेच दूंगा? कई शेयर ऐसे हुए हैं जो 30-30 गुना, 40 गुना। एक मेरा शेयर 16,000 गुना हुआ है सर, 16,000 टाइम्स हुआ है, 16,000 परसेंटेज नहीं, 16,000 टाइम्स हुआ है 17-18 साल के अंदर में। तो वो मेरे को ये लालच मेरे को लगता है कि शायद मेरे दूसरे शेयर भी 16,000 गुना हो जाए या समझो 500 गुना हो जाए, या 100 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए। तो मेरे को इन भावों से फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है, जब तक उस सेक्टर में स्टोरी इंटैक्ट है, तब तक मैं उनके साथ में टिका रहता हूँ। और ऐसा करता हूँ सर। सर, हमारे बाजारों ने बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एफआईआईज जो है उतने हमारे बाजार में निवेशित नहीं रहे। पिछले एक साल में देखें तो वो बिकवाली भी उन्होंने खूब की है, हालांकि 2-3 महीने में वापस भी आए थे, लेकिन अभी वापस नहीं आ रहे। और उसके कुछ फैक्टर्स है, ग्लोबल हेडविंड्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाई यील्ड्स, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन। तो ये गोरों का आना हमारे बाजार में अब लगता है कि जरूरी है। I mean, to what extent do they play an important role in our stock market? नहीं, मैं मेरे को तो ऐसे लगता है, मैंने 6 महीना पहले कोई गाना भी एक लिखा था, उसमें भी यही वर्णन किया था कि अभी ये जो फाइज वेफाइज का जो ये सब जो यहाँ पर माहौल चला, इन्होंने जो अपना जो वर्चस्व स्थापित किया था, उनका किला भी ध्वस्त हो रहा है। और रिटेल का पार्टिसिपेशन इतनी जोरों से बढ़ रहा है मार्केट के अंदर में कि अब उनका इतना महत्व नहीं है। अभी वो रोज बेच रहे हैं 500,000 करोड़, 1,500-2,000 करोड़ माल बेच देते हैं, लेकिन आप देखिए कि मार्केट फिर भी अपना कोई उसके ऊपर कोई मार्केट कोई बात ही नहीं करता आजकल। थोड़े दिन में जी इनके लिए और भी बात करना बंद हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता है उनका इतना बड़ा महत्व है, और उनके बेचने के पीछे और भी कई कारण होते हैं। समझे, जिनके 12 बच्चे होते हैं उनके 12 बच्चों को संभालना पड़ता है, जिनके एक बच्चा होता है उनको एक ही को फोकस करना पड़ता है। तो मेरे तो जी गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे लिए तो इंडियन मार्केट ही है, सब ले दे कमाई बाप सारा यही है। तो मेरे को तो यही जी फोकस करने का है। तो इन लोगों को सब जगह करेक्ट। फोकस करना, बांग्लादेश में भी करना है, चाइना कभी इधर निकाले, कभी उधर निकाला, कभी इधर रखा। तो वो उनका क्रम है, उनका कार्य है उनका। अभी मार्केट में उनका प्रभुत्व खत्म हो रहा है। जी विजय सर, जैसे आप अगर आप एफआईज की तरह सोचना शुरू करें कि लाइक इंडियन मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है या चाइनीज मार्केट या कुछ भी, आई मीन आप तो वैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, आपने अभी भी बताया, लेकिन सर अगर मैं दुनिया भर के मार्केट्स में देखूं तो कौन सा मार्केट लगता है कि हाँ ठीक है ये रीजनेबल वैल्यू पर है, या इंडिया उसके कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है? नहीं, इंडिया का है जमाना, मेरा गाना भी भाई साहब, अभी कुछ नहीं है इंडिया को छोड़कर, आगे पीछे कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाने का। हाँ, इतनी शांति कहीं कहीं दुनिया में नहीं है, इतनी ग्रोथ कहीं दुनिया में नहीं है, इतने एंटरप्रेन्योर दुनिया में नहीं है। 36 कंपनियां ऐसी है यूएस के अंदर में जिनके सीईओ या सेकंड और थर्ड लेवल पे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि इंडिया का ये अमृत काल चल रहा है, ये 10-20 साल इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर आप पैसा लगा भी नहीं सकते हो, 1.5 लाख या $2.5 क्योंकि लिमिट है कि एक आदमी उससे ज्यादा लगा सकता है। और छोटे निवेशक उसको क्यों क्या करने का है, 10,000 50,000 2 लाख 4 लाख रुपए आप लगा भी दोगे, इसमें कौन सा आप तीर मार लोगे? उस चीज को आप समझते नहीं हो, तो वो जुआ है। जिस चीज को आप समझते नहीं हो और उसके अंदर में आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब आप जुआ खेल रहे हो। तो जुआ खेल रहे हो तो डेल्टा जाने का है, गोवा ही बहुत बड़ा है सर जाने के लिए, वहां पर क्यों हमको अमेरिका जाने का है? और जहाँ जो समझते हो वहीं पर टिका रहना चाहिए, वही बेटर है। और ग्रोथ है वहां पे, इसके लिए नहीं कि कोई इसके अंदर में अपनी कोई पैट्रियट की कोई भावना से मैं बोल रहा हूँ, वो तो है ही है पैट्रियट की भावना, लेकिन इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्रोथ इंडिया ही है सबसे। बिल्कुल, ग्रोथ स्टोरी तो हमारी बिल्कुल बॉयंट है, और 7 ट्रिलियन के बाद अब 40 ट्रिलियन का लक्ष्य हमने रखा है। 2050 तक पहुंच जाएगा इंडिया 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। विजय सर, ये जो पिछला बीता हुआ साल रहा वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए काफी अच्छा रहा। 30 से ज्यादा % की रिटर्न्स, और आप म्यूचुअल फंड्स की भी अगर बात करें तो वहां पे भी फंटाबुलस रिटर्न्स दैट दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स हैव गिवन। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि लार्ज कैप की तरफ रुख करने का, जो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डिड नॉट एक्चुअली परफॉर्म? आप कुछ अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स ऐड करें या फिर आप मिड कैप्स में ही खुश हैं? नहीं, मैं तो मिड कैप में खुश हूँ, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं मिड कैप में खुश हूँ। या लार्ज कैप वगैरह जो ज्यादातर आप समझिए बड़े एचएनआईस लोग के लिए, या जिनको लिक्विडिटी चाहिए उनके लिए है, जिनको जल्दी जल्दी निकलना भी होता है, एफआईआईस के लिए है, जिनको बड़ा पैसा लगाना है जिनको, तो वो मिड कैप में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं है, इस बोल कर वो लार्ज जी। कैप में लगाते हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि मैं तो लार्ज कैप में कोई पैसा ज्यादातर माने 99% में कोई लार्ज कैप में पैसा लगाने का मेरा कोई मूड नहीं है। और मैं मिड कैप में खुश हूँ। हो सकता है मेरे शेयरों के अंदर में भी, जैसे मैंने बताया कि पहले वैल्यूएशन सस्ती थी, अभी वो जी। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वो एवरेज रीजनेबल वैल्यूएशन है। हो सकता है थोड़ा महंगा साइड में हो, हर चीज तो शेयर बाजार में 50-50 नहीं होती है ना जी, यहाँ पर तो कोई जी। तराजू से तोला नहीं जा सकता है, ऊपर नीचे बिल्कुल। यहाँ चलते रहता है, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड चलते रहते हैं। हो सकता है 0 से 100 में अगर बात करें, पहले 20 पे थी, अभी वैल्यूएशन 55 में होगी, 60 में होगी, ऐसे लगता है। वो होगी होगी, समझिए मेरे को पेशेंस बहुत है मैम। अभी नहीं है वो, समझिए मार्च के नंबर आएंगे 6 महीने बाद, या सितंबर 2024 के आएंगे, तब वो सस्ते लगने लग जाएंगे आज की वैल्यूएशन। तो मेरे को तो वेट करने का है, तो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, यूं ही चलते जाना है, तो अपने तो यही कारवां है, यही चलते रहने का। बिल्कुल जी। सर। सर, ये जो इलेक्शन ईयर होता है, ये भी बड़ा मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ये इस पर बड़ा फोकस करते हैं सर। रिजीम चेंज करने के लिए अगर कुछ होता है बाय चांस, वैसे तो अभी कुछ ऐसे आसार नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या मार्केट ने फैक्टरिंग किया हुआ है या करेगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता फैक्टरिंग किया हुआ है, मार्केट यही समझते हैं कि बीजेपी आएगी, और मार्केट इसीलिए बॉयंट भी है। और ये भी जो बॉयंसी जो आप देख रहे हैं वो इस बात को समझ के, हो सकता है लोग अभी इस चीज को उतना अपने कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं कि अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है, इलेक्शन का जो अभी जो टाइम है अभी थोड़ा दूर, हो सकता है जनवरी से वो लोगों में फिर वो विचार चालू हो कि हाँ भाई इलेक्शन का टाइम आया है। और स्टेट इलेक्शन का भी जो रिजल्ट आएंगे नवंबर में, जो स्टेट इलेक्शन अभी चालू हो गए हैं उनका भी नंबर आएगा, उससे भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे को लगता है ये मार्केट यही समझ रहा है आज के दिन कि ये बीजेपी यहाँ पर आने वाली है। अगर वो सेंटीमेंट में अगर थोड़ा सा भी बदलाव अगर आता है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ना आए, तो ये मार्केट यहाँ से में एक बड़ी मंदी की संभावना है कि मार्केट हो सकता है 10-15%, 20% हो सकता है इंडेक्स एक बार गिरे, और मिड कैप स्मॉल कैप 25% गिर सकते हैं, ऐसी संभावना में जी। कि बीजेपी नहीं आएगी। इसके लिए कि मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, जो गवर्नमेंट है मार्केट को चाहिए वही गवर्नमेंट वापस आए, क्योंकि हम लोग एडजस्ट कर राइट। लेते हैं अपने आप, कोई भी सरकार हो आए हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्वभाव को। और इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी में ऐसा, इकोनॉमी में जो अप ट्रेंड चल रहा है ना, कोई भी जी। गवर्नमेंट आकर उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ में थी, अलाइज थी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, जब ये थे, तो एक बार मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी तेजी चालू हो गई। तो इकोनॉमी सब एडजस्ट करती है, मार्केट सब एडजस्ट करता है। विजय सर, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पिछले दिवाली से अब तक रहे हैं वो रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो रेलवे कंपनीज हो, चाहे वो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हो, चाहे वो पावर कंपनियां हो। जो ये रुझान हमने इन सभी सेक्टर्स में देखा है, क्या लगता है आपको इन सेक्टर्स में से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप कहेंगे कि अभी तो ट्रेलर सिर्फ शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है?
नहीं, मैं ये जो आपने नाम लिए समझिए, डिफेंस को समझ लीजिए, उसके अंदर में, और पीएसयूज में समझिए, रेलवे समझ लीजिए, या जो भी मैं उनमें, या पावर सेक्टर में कोई ज्यादा तेजी तो नहीं आई है, थोड़े बहुत हाँ बड़े एनटीपीसी थोड़े बहुत नीचे से स्लो शेयर्स हैं। मेरे को ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनमें पिक्चर अभी चालू हुई है, ये थोड़ा बोलना थोड़ा सा माने अलग बात हो जाएगा। मेरे को लगता है इनके अंदर में इनका फ्यूचर ब्राइट है। मेरे को ऐसे लग रहा कि इनको अभी एक बार ये जो मेक इन इंडिया के कारण जो भी डिफेंस का गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इनमें रेलवेज को जो सपोर्ट है, इनमें पावर सेक्टर को जो सपोर्ट है, लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर काम करना है, 10 साल का जिसका विजन है, उसको घबराने की बात नहीं है। ये सब तो उतार चढ़ाव ये सब आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि इनकी पिक्चर अभी शुरू हुई है। ये रीजनेबल वैल्यूएशन में है, या इनमें कोई कई महंगी वैल्यूएशन पे भी है। वो क्या तो टाइम वाइज करेक्ट करें या प्राइस वाइज करेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि वो प्राइस वाइज करेक्ट करें। हो सकता है 6 महीना वो कंसोलिडेट कर जाए, 9 महीना कंसोलिडेट कर जाए, उसके बाद में फ्यूचर के अर्निंग के अंदर में फिर वो वापस कैचअप करे, ऐसा भी हो सकता है। जी। मुझे सर, इक्विटी पोर्टफोलियो तो आपका सभी लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैकर्स की और बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाता है। सर, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ दूसरी एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैंने दूसरी एसेट क्लास में कोई मीनिंगफुल इन्वेस्ट नहीं किया है। ऑफ कोर्स मैंने गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है मेरी बीवी को खुश करने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सा मैंने सिल्वर भी लिया हुआ है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है। वो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से परसेंटेज वाइज बहुत कम है। लेकिन हाँ, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। रियल एस्टेट में एक मोटा मोटी ठीक ठाक मेरा पोर्टफोलियो है। और तो रियल एस्टेट आप बोल सकते हैं मेरा एक पोर्टफोलियो, थोड़ा सा मीनिंगफुल भी नहीं लेकिन ठीक है वो मेरा पोर्टफोलियो। और मेजर 90% मेरे को लगता है मेरा शायद इक्विटी के अंदर में है। 90% जो भी 10% के अंदर में हो सकता है, 6-7-8% रियल एस्टेट में, 1-2% ये सब हो, गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ, सिल्वर। वजह से कोई नया सेक्टर आइडेंटिफाई किया है आपने? अब नए साल में वही खरीद करेंगे? नहीं, कोई नया सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया मैंने पुराना ही किया हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा कई बार बोल चुका हूँ, कई जगह बोल चुका हूँ। मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लगती है, 5 साल 10 साल मेरे को तेजी लगती है। मेरे को लगता है सेकंड फेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया के अंदर में, जो 2000 पहले 3 से 7 के बीच में था, अब ये लग रहा है 2022 से शुरुआत हुआ है। ये 7-8-10 साल मेरे को ऐसे लगता है। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये एक अटकलबाजी है, ये एक आइडिया है, क्योंकि फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हम एक एज्यूम करते हैं, एक एजम्पशन के ऊपर में हम अपना काम करते हैं। तो ऐसे मेरे को लगता है 7-8-10 साल एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे चलेंगे। और मेरे को एक ऐसे लगता है कि एक ये जो एविएशन जो सेक्टर है, मेरे को लगता है जी। जिस हिसाब, जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, भीड़ देखता हूँ एयरपोर्ट पे, प्लेनों में, जिससे जैसे लोग बस के अड्डे जैसे पहले एक जमाने में देखते थे, वैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे एयरपोर्ट बन गए हैं, जो अच्छी बात है। जी। तो जो पहले जो लग्जरी मानी जाती थी कि प्लेन में ट्रैवल करना एक लग्जरी मानी जाती थी, अभी वो नेसेसिटी हो गया है। तो मेरे को लगता है एविएशन सेक्टर जो है, इसका फ्यूचर मेरे को लगता है अगले और 10 साल 5 साल बनी, ये शुरुआत हो रहा है मेरे को। लेकिन जी। एविएशन में किसी ने पैसा नहीं कमाया, इन्वेस्टरों ने वर्ल्ड वाइड, तो ट्रू। वो थोड़ा सा समझ के करना चाहिए। तो और इसके अलावा मेरे को जो मेरे पुराने जो भी सेक्टर है, मेरे को सब वो अच्छे लगते हैं मैम। मेरे को इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है। तो मेरा पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मेरा टूरिज्म में भी इन्वेस्टमेंट है, टेलीकॉम में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, और ई कॉमर्स की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट है। मेरे को चतुर्मुखी विकास लगता है कि ये घटबढ़ होती रहेगी, लेकिन ये मार्केट बढ़ता रहेगा। जी। विजय सर, ईवी वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बोथ, अगर इन दोनों, ये जो दोनों इनोवेशंस हो रहे हैं आज, यहाँ पर आप कुछ एलोकेट कर रहे हैं क्या? क्या वर्सेस एआई बोले? ईवी? ईवी, एग्जैक्टली सर। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ना, मतलब। जी। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है। मेरे को लगता है ऑफकोर्स हर नई चीज बोलते हैं, हर नई चीज का मैं तलबगार हूँ। तो जो भी नया सनराइज सेक्टर होता है, जो भी नई आइडिया होती है, उसके अंदर में तो जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में आपका पैसा, आपका शिफ्ट बनता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है उसके अंदर में पैसा। तो ऑफकोर्स एआई में तो मेरा कोई ध्यान नहीं है, वो मैं समझता नहीं हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं है कौन सी कंपनी एआई में। ईवी के अंदर में ऑफकोर्स मेरे को लगता है कि जो भी ईवी की कंपनियां हैं, जो काम कर रही हैं, इनका भविष्य, तो इनका तो भी शुरुआत हो रही है। एविएशन जैसे 10 साल 20 साल कितना साल चले मालूम नहीं है, चलते रहना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। मेरा मेरा मतलब है, जैसे एफएमसीजी है, ये अभी अपने पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे तो वैसे ही ये पार्ट ऑफ लाइफ है अब तो ये सब। विजय सर, ये एसएमई आईपीओस का रश जो है, ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो उभर के आई हैं,
और जो एसएमई एक्सचेंजेस पे अभी लिस्ट हो रही है, हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ कंपनीज बड़ी होके मेन बोर्सेस पे भी आ जाए। तो आपको ये जो सेक्टर है एसएमई एमएसएमई की बात करेंगे तो कैसा लगता है? नहीं, इसमें तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं घूम फिर के सब मेन बोर्ड पे आने वाली है, ये आगे और पीछे आप समझिए, क्योंकि जो एक्सचेंज का भी नियम है, पहले कुछ 3 साल का नियम था, जी। अभी शायद उसमें भी कुछ ढिलाई आई है कि कुछ जरूरी नहीं, आप 2 साल में भी कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर उनका ये है इतने हजार से ज्यादा शेयर होल्डर होने चाहिए, कितनी करोड़, 50 करोड़ या क्या क्या नेटवर्थ होनी चाहिए, ऐसा वैसा उन्होंने बहुत उसको लचीला किया है नियम को। तो आगे पीछे जी। सब कंपनी, क्योंकि एस्पिरेशन सबका यही है, आगे पीछे सब ये मेन बोर्ड पर आने वाली है। और इंडिया के अंदर में 63 मिलियन एसएमई है मैडम, 63 मिलियन, छह जी। करोड़ 30 लाख एसएमई है। तो ये हम्म। तो सारी के सारी उनको मौका मिले तो सारी की सारी लिस्टिंग के लिए आ सकती है शेयर बाजार के अंदर में। हाँ, तो जी। ये रश है। और ये पूरा जैसे गोल्ड रश की जैसे एक चला था ना, वैसे ही एक मार्केट का लिस्टिंग का रश है, किसी को भी पूछिए उनको लग रहा है मेरी कंपनी लिस्ट हो रही है। लेकिन इसके जी। अंदर में बहुत सी कंपनियां हैं जो शायद उनके लायक नहीं भी हो, ये मालूम नहीं है, क्योंकि मैं एसएमई की कंपनियों के अंदर में मैंने 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया था 4-5 साल पहले, और मेरे लिए ओके। मोटा मोटी उन्होंने अच्छा किया था, तो मैं बहुत चूजी हूँ इसके अंदर में। और जब तक कोई कंपनी का 15-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं ओके। करता हूँ। तो मैं ओके। एसएमई में इन्वेस्ट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जी। है, कुछ इशू ऐसे भी आते हैं जो मल्टीपल रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ कर थोड़ा सा विचार करके करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। ऐसा नहीं जी। है कि सभी शेयर्स इसके अंदर में अच्छे निकलेंगे, जैसे लिस्टेड में भी ऐसे ही है कि वन हैज टू बी हम्म। वेरी केयरफुल, तो थोड़ा जी। केयरफुल रहना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि शायद हर शेयर में इतनी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती है। पहले वो मार्केट राइट। मेकिंग करते हैं, क्या होता है, कई तरह के इसके अंदर में चीजें जी। हैं, तो वो जी। थोड़ा वन हैज टू बी कॉशियस। विजय सर, आज इंडिया में 80 मिलियन शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स हो चुके हैं एक्टिव। सर, अगर ये संख्या आप देखें तो अगले 5 साल में कहां तक जाते हुए देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब आई मीन इंडिसेस को कहां देखते हैं? देखिए, उसका इंडिसेस का मालूम नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर अब इंडिसेस तो ऐसा नहीं है ना कि समझिए आज कोई भी एक्स नंबर अकाउंट है फॉर एग्जांपल, समझिए 5 साल में हो सकता है या 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, जो जिस शेयर्स का समझिए फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन पी रेशियो समझिए 25 का है तो वो 100 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा जी। ना। वो तो पूरी दुनिया का जो एक ढर्रा है, जो पैमाने हैं, जो एक मैट्रिक्स है, ये तो उसी हिसाब से चलने का है। तो आप ये समझिए जितनी संख्या के अंदर में लोग बढ़ रहे हैं, आप ये इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, आप वैसे ही एक संख्या के हिसाब से आप देखिए, जैसे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे आप ऐसे में कि मैडम अब ये भी बात कर रहे थे, आईपीओ आ रहे हैं, तो उतनी राइट। ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, उतनी कंपनियां भी ज्यादा खुल रही है। 5 साल में इन्वेस्टर इतने आ जाएंगे, सोचिए कंपनियां भी मालूम नहीं कितने मालूम पड़े, 5 साल में हो सकती है 5,000 कंपनियां नहीं है बाजार के अंदर में लिस्टिंग हो जाए। जो 100 साल में जितने कंपनियां लिस्टिंग हुई, हो सकता है उतनी अगले 5 साल में भी लिस्टिंग हो जाए, हो सकता है। क्या है उसका? तो कहने का मतलब ये मालूम नहीं है। तो ये, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। और नए इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उसको आप ये भी समझना चाहिए कि वो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टर हैं, क्या क्या कि वो ट्रेडर है। तो पहले उसका आपको उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि इसके अंदर में ट्रेडर कितने हैं, मैंने फ्यूचर ऑप्शन वाले कितने हैं। उसमें 90% तो मेरे को लगता है फ्यूचर ऑप्शन वाले हैं, अकाउंट तो खोल रखा है उन्होंने। तो जी। उनका तो अभी मालूम नहीं कैसे क्या उनका जो हाल होगा। वो तेजी में सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो। तो वो तो ऐसा है कि ये तो तेजी मंदी का दौर है। तब मालूम पड़ेगा कि जब आग से तपाया जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि सोना खरा है कि बुरा है। जी। विजय सर, अब प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपका अच्छा ये बताइए, आपका हिंदी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अभी तक का, और आपने स्टॉक मार्केट में जो लेटेस्ट सॉन्ग बनाया है उसको जरूर सुना के जाइएगा 2-3 लाइनें। हाँ, तो मेरे गाने तो बहुत से भाई, मैं समझिए सारे ही सभी गाने माने मेरे फेवरेट हैं। और जो मैंने नया जो जो गाना लिखा था वो ये था कि वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो यही मेरा लोगों को संदेश है, ये लोगों को मेरा पैगाम है कि भाई यहाँ पर जुए का अड्डा मत समझो, यहाँ पर आने के साथ में फ्यूचर ऑप्शन चालू मत करो। जो जो यहाँ पर 20-30 साल से टिके हुए हैं वो आदमी भी फ्यूचर ऑप्शन करके अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। आप उनकी गलतियों से सीखो, आप अपनी खुद की गलती करके सीखने के लिए एक लाइफ आपकी कम पड़ेगी। और सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, और रूमर पे टिप्पण टाइम वेस्ट कर। तो पैसे कमाने का ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, इसको अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल कर।
विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नया संवत जो है 2080 का, और दिवाली की आपको, आपके परिवार को, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी, आपके परिवार को, आपके दर्शकों को, चैनल को, सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so हैप्पी much, दिवाली sir. सर। थैंक यू। थैंक यू।